हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद एजुकेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई थी प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमीज़ को रेगुलेट करने के लिए। इन कमीशन की ज़रूरत तब पड़ी थी जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, और इन बॉडीज़ को हेडलेस ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती हैं प्रेसिडेंट से, और ये कांग्रेस के द्वारा एक लॉ के अंडर इस्टेब्लिश करी जाती हैं, और वही लॉ इनके कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन को भी डिफाइन करता है। इनको आर्म्स ऑफ कांग्रेस भी बोला जाता है। जो इनके फंक्शंस होते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस के, वो मिक्स नेचर के होते हैं। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, कभी क्वासी लेजिस्लेटिव होते हैं, एंड कभी क्वासी जुडिशियल भी होते हैं। इनको फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनके फंक्शंस होते हैं वो तीनों ब्रांचेस से एकदम अलग होते हैं, किसी में भी कम्प्लीटली फिट नहीं होते हैं। जो पहली इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इस्टेब्लिश करी गई थी वो थी इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन, 1887 में इस्टेब्लिश करी गई थी फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया में पोस्ट लिबरल पीरियड में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के रोल इमर्ज होने लगे थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि पहले पब्लिक सेक्टर में था, वहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर का रोल इमर्ज करने लगा था। उसी के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन थी वो भी इस्टेब्लिश होने लगी थी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फेयर कंपटीशन इंश्योर करने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। ये सब के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इस्टेब्लिश होने लगी थी। जैसे कि गवर्नमेंट होता है वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिससे कि वो इम्पार्शियल और एफिशिएंट रेगुलेशन को इंश्योर कर सके। इन कमीशंस के पास रूल मेकिंग और रूल्स के इन्फोर्समेंट की और कौन से जुडिशियल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि इंडिया में हर एक लाइन मिनिस्ट्री हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उनके पास एक रेगुलेटर होता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये सारे हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ यूएसए के केस में क्या है। यूएसए के केस में जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होती हैं वो कांग्रेस द्वारा किसी लॉ के अंडर स्टैब्लिश करी जाती हैं। वही लॉ उनके कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस को डिटरमाइन करता है। और जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं सीनेट के अप्रूवल से, लेकिन वो मेंबर्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और जो मेंबर्स का जो टर्म होता है वो ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से जो ये इंडिपेंडेंस होती है इनकी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। प्रेसिडेंट इनके मेंबर्स को रिमूव नहीं कर सकता है एक्सेप्ट जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उस लॉ के अंडर जिस लॉ से ये कमीशंस बनी हैं। एंड जो कमीशन के मेंबर्स हैं उनको सिविल सर्वेंट्स की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को प्रेसिडेंट जब चाहे अपने विल के अकॉर्डिंग रिमूव कर सकता है, बट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस के मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं रिमूव कर सकता है। जो ये पोजीशन थी वो हम्फ्री केस के बाद ही इस्टेब्लिश हुई थी। और जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं नेचर में, क्योंकि जो उनके एक्शन होते हैं वो उनका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। 3 एस्पेक्ट से जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, वो देखते हैं। पहला, in assuring the use of correct procedure in administrative action. Second, in preventing action in case of power conferred by the legislature. Third, where administrative action depend on a factual record in making sure that the evidence in the record is sufficient. पहले में ये बोल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उनका जो प्रोसीजर है वो करेक्ट है कि नहीं है, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। दूसरे में ये देखने के लिए कि कहीं लेजिस्लेचर ने एक्सेसिव पावर तो नहीं दे दी। तीसरे में ये देखने के लिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो अगर किसी फैक्चुअल रिकॉर्ड पे बेस्ड है तो उनका जो रिकॉर्ड का जो कलेक्शन है वो सफिशिएंट है या नहीं है, इनको देखने के लिए जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एंड जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं वे सिविल सर्विस कमीशन के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, और उनका बजट जो होता है वो ब्यूरो ऑफ बजट देखता है।
आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस के। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में जो एडवाइस देते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं और उनकी एडवाइस का मेन विज़न जो होता है वो कंट्री का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड ये है कि जो इकोनॉमी में जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस के थ्रू गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर और स्टेक होल्डर्स के बीच में कंसेंसस बनाया जा सकता है जिससे उनको ईजिली रेगुलेट किया जा सकता है। थर्ड, जो बाकी कमीशंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और उन्हीं के लिए वो अकाउंटेबल भी होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है लेकिन वो उसके प्रेशर पर वर्क नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं, उसके विल पे नहीं वर्क करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट उनको कभी भी रिमूव नहीं कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब जो लॉ है जिसके अंडर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस बनाए गए हैं उसमें जो प्रोसीजर दिए गए होंगे उनके अकॉर्डिंग उनको रिमूव किया जा सकता है केवल और केवल। ये लोग अपनी जो भी रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को नहीं देते, डायरेक्ट लेजिस्लेचर में जाकर प्रस्तुत करते हैं। एंड जो ये इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाकी कमीशंस के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। जैसे कि फाइनेंस कमीशन वगैरह हो गया, तो इनकी रिपोर्ट से ज़्यादा, इनकी रिकमेंडेशन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन की रिकमेंडेशन को महत्व दिया जाता है। एंड जो ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होती हैं वो प्राइवेट प्लेयर के साथ भी लाइसेंस कर सकती हैं जो कि गवर्नमेंट कभी कभी नहीं कर सकती है। तो आगे देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है वो फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। जो अमेरिका का सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें जैसे कि 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, तो ये उसका वॉयलेशन है क्योंकि ये फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद ये है कि ये हेडलेस है, मतलब कि ये प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है या फिर जो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हेड करता है उसके अंडर नहीं आती हैं। उसके बाद इनको आर्म्स ऑफ कांग्रेस ही बोला गया है क्योंकि ये कांग्रेस के अंडर वर्क करती हैं। ब्राउनलो कमिटी के वर्ड्स में दे मतलब इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस आर इन रियलिटी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेट अप टू डील विद द रेल रोड प्रॉब्लम्स, पैकिंग प्रॉब्लम और द रेडियो प्रॉब्लम। जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि रेल रोड प्रॉब्लम हो गया या फिर पैकिंग प्रॉब्लम हो गया, रेडियो प्रॉब्लम हो गया, इनसे डील करने के लिए they constitute a headless fourth branch of government, a haphazard deposit of irresponsible agencies and uncoordinated powers। मतलब इनमें ये क्या है, जो फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज का एक मतलब वो है, डिपॉजिट है, और अनकोऑर्डिनेट पावर्स का। दे डू वायलेशन टू द बेसिक थ्योरी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शुड बी 3 ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड ओनली 3। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन करते हैं जिसके अकॉर्डिंग केवल 3 ब्रांचेस होनी चाहिए गवर्नमेंट की और ये फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को कंस्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म या डिसएडवांटेज। जो कांग्रेस है उसके पास कोई इफेक्टिव पावर नहीं है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन को सुपरवाइज करने के लिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद ये कोर्ट्स को भी केवल 3 एस्पेक्ट में ही आंसरेबल होती हैं और भी उनकी लीगैलिटी के बेसिस पे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट ये है कि जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होती हैं उनके पास लॉ मेकिंग का, प्रोसिक्यूशन का, डिसीजन लेने का भी मतलब वो होता है, फंक्शन होता है, जो कि अनफेयर है क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी आर्बिट्रेरीनेस आ सकती है और इंडिविजुअल्स के राइट्स को भी डेंजर हो सकता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। ये भी कहा जाता है जो कमीशन होते हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो या फिर किसी इंडस्ट्री के प्रोग्रेस की बात हो, क्योंकि जो कमीशंस होते हैं वो केस बाय केस प्रोसीजर से वर्क करते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यह है कि जो कमीशंस होती हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं जिनकी वजह से बाकी जो चीज़ें हैं उनका इंटरफेरेंस हो सकता है, जो कि भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कमीशंस इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करी जाती हैं कि जो कमीशंस होती हैं वो वीक होती हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो चेयरमैन है उसका रोल को बढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हूवर कमीशन ने भी बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है चेयरमैन का उसको इंक्रीज़ करने से
जो कमीशन है उसका वो भी स्ट्रेंथन हो सकती है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कमीशन इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करी जाती हैं क्योंकि जो कमीशंस होती हैं वो वीक होती हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो चेयरमैन है उसका रोल को इंक्रीज़ करना चाहिए। होवर कमीशन के अकॉर्डिंग भी जो चेयरमैन है उसके रोल को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं वो भी स्ट्रेंथन हो सकें। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है क्योंकि ये केस बाय केस प्रोसीजर के थ्रू वर्क करती हैं। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से भी बाहर होती हैं और ये एक दूसरे से भी सेपरेटेड होती हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो ये रहा वीडियो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।